आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके की है। खुर्जा कोतवाली की पुलिस डबल मर्डर की जांच के लिए निकली ही थी कि तभी एक फोन कॉल आया। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फोन करने वाला कोई गवाह नहीं बल्कि खुद आरोपी होगा। उसने अपना नाम मुबीन बताया और कहा कि दोनों हत्याएं उसी ने की हैं। इसके बाद उसने फोन काट दिया। फोन कटते ही कॉल करने वाले नंबर की जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसी बीच पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक घर के अंदर दो लोग खून से लथपथ पड़े मिले। उस समय यह पता नहीं था कि दोनों कौन हैं। पुलिस ने पहले पूरे घर को देखा, फिर आसपास के लोगों से बात करके जानकारी जुटानी शुरू की। पड़ोसियों से पता चला कि मरने वाले रियाजुद्दीन और सना थे। रियाजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि सना की सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे खुर्जा के कैलाश अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोखे, खून के नमूने और मोबाइल फोन जैसी दूसरी चीजें अपने कब्जे में ले लीं। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर दूसरी टीम फोन की लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी मुबीन तक पहुंच चुकी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से रियाजुद्दीन की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई, जिससे दोनों की हत्या की गई थी। मामले की पूरी कड़ी समझने के लिए पुलिस ने परिवार और गांव के लोगों से जानकारी जुटाई। 24 मई 2026 की रात पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव खुर्जा लाए गए। वहां से रियाजुद्दीन का शव उनके परिवार वाले कलंदरगढ़ी गांव ले गए, जबकि सना के परिजन उसका शव अपने गांव भौरा ले गए। उसी रात पुलिस की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सना के पिता खलील अहमद की शिकायत पर पुलिस ने मुबीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद मुबीन से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके परिवार और इस पूरे मामले के बारे में कई अहम बातें पता चलीं। मुबीन का परिवार बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके के कलंदरगढ़ी गांव में रहता था। उसके पिता रियाजुद्दीन पहले वेल्डिंग का काम करते थे। बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसी कारोबार पर पूरा ध्यान देने लगे। प्रॉपर्टी के काम में अच्छी कमाई होने लगी तो रियाजुद्दीन ने सबसे पहले अपना 2 मंजिला घर बनवाया। इसके बाद कार खरीदी, बाइक खरीदी और धीरे धीरे कई जमीनें भी ले लीं। देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग उन्हें अच्छे खासे पैसे वाले आदमी के रूप में जानने लगे। इसी बीच एक दिन रियाजुद्दीन अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में ककौड़ गए थे। वहीं उनकी मुलाकात भौरा गांव के रहने वाले खलील अहमद से हुई। दोनों की पहचान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कराई। बातों बातों में पता चला कि खलील अहमद अपनी बेटी सना के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उधर रियाजुद्दीन भी अपने बड़े बेटे मुबीन की शादी करना चाहते थे। उस समय मुबीन की उम्र करीब 25 साल थी। जब खलील अहमद को रियाजुद्दीन और उनके परिवार के बारे में पता चला तो उन्हें यह रिश्ता पसंद आ गया। दोनों परिवारों ने बात आगे बढ़ाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी बीच रियाजुद्दीन चाहते थे कि मुबीन अब काम पर भी पूरा ध्यान दे। उन्होंने कहा कि चाहे वेल्डिंग का काम संभाल लो या फिर मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम सीख लो। लेकिन मुबीन कुछ अपना करना चाहता था। उसका सपना था कि उसका अपना बड़ा कारोबार हो। बेटे की बात सुनकर रियाजुद्दीन ने पास के सुदेशपुर गांव में एक दुकान किराए पर ली और वहां मुबीन के लिए मेडिकल स्टोर खुलवा दिया। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। गांव के लोग दवा लेने उसी के पास आने लगे और कुछ ही समय में उनका भरोसा भी मुबीन पर बनने लगा। 14 फरवरी 2025 को मुबीन और सन्ना का निकाह हो गया। सना बुलंदशहर के कक्कौड़ थाना इलाके के भौरा गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम खलील अहमद था। उनके पास पुश्तैनी जमीन थी और साथ ही वह एक फैक्ट्री में भी काम करते थे। सना ने बीएड तक पढ़ाई की थी। निकाह के बाद सना जब अपने ससुराल आई तो उसने धीरे धीरे घर के सभी लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया। वह घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी और सभी का ध्यान रखती थी। मुबीन और सन्ना भी साथ में खुश नजर आते थे। दोनों जब किसी शादी में जाते या बाजार निकलते तो लोग उनकी जोड़ी की तारीफ किया करते थे। शादी के बाद मुबीन का ज्यादा समय मेडिकल स्टोर पर ही बीतने लगा। सना की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए वह पहले से ज्यादा काम करने लगा था। इसी वजह से वह देर रात तक दुकान पर रहता। दुकान पर उसकी कुछ लोगों से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। कई बार काम खत्म होने के बाद वह उन्हीं के साथ बैठ जाता। जब देर से घर पहुंचता तो इस बात को लेकर मुबीन और सना के बीच कहासुनी हो जाती थी। पति पत्नी के बीच रोजमर्रा की छोटी बातों को नजरअंदाज करना या सिर्फ गुस्से में जवाब देना धीरे धीरे रिश्ते में दीवार खड़ी कर देता है।
ऐसे समय घर के बड़े अगर समय रहते बीच में आकर बात करा दें तो बहुत सी समस्याएं बिगड़ने से पहले संभल जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। दोनों के बीच दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गईं। उधर सना अपने घर की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसकी आदत थी कि अगर किसी बात की जिद पकड़ ले तो उसे पूरा करके ही मानती थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने अपनी शादी में बुलाया। सना बहुत खुश थी। रात को उसने मुबीन से कहा कि दोनों साथ चलेंगे, लेकिन मुबीन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर वह दुकान बंद करके चला गया तो काम का नुकसान होगा। जब सना ने शादी में पहनने के लिए नए कपड़ों और दूसरे खर्चों के लिए पैसे मांगे तो मुबीन ने इस बार भी मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। उस रात सना बहुत दुखी थी और देर तक जागती रही। अगली सुबह भी दोनों के बीच बात नहीं हुई। सना ने नाश्ता नहीं बनाया तो मुबीन भी बिना कुछ खाए घर से निकल गया। उस समय तक वह रोज रोज के झगड़ों से परेशान होने लगा था। रात की बात सना के मन में ही रह गई थी। सुबह तक उसका गुस्सा और दुख दोनों कम नहीं हुए। वह चुपचाप छत पर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसी समय रियाजुद्दीन नहाकर छत पर आए। उनकी नजर सना पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह अकेली बैठी रो रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसे अपने मायके की याद आ रही होगी, इसलिए वह उसके पास गए और हालचाल पूछने लगे। इतना सुनते ही सना खुद को संभाल नहीं पाई। वह रोते रोते सीधे रियाजुद्दीन के पास गई और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर रियाजुद्दीन भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उस वक्त सना बस रोए जा रही थी। उसने रियाजुद्दीन को कसकर पकड़ रखा था और कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ा संभलने के बाद सना ने पूरी बात रियाजुद्दीन को बता दी। उसने बताया कि उसकी सहेली की शादी है, लेकिन मोबीन उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जब उसने कपड़ों और बाकी खर्च के लिए पैसे मांगे तब भी उसने मना कर दिया। यही बात उसे सबसे ज्यादा बुरी लगी थी। रियाजुद्दीन ने सन्ना की बात ध्यान से सुनी, फिर उसे समझाया कि इतनी छोटी बात के लिए खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर सना को दे दिए और कहा कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक उन्हें बता दिया करें। इसके बाद सना ने रियाजुद्दीन का मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। इसके बाद उसने कहा कि अब उसे मायके जाना है। रियाजुद्दीन उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने घर के काम का कहकर मना कर दिया। इसके बाद रियाजुद्दीन अकेले ही सना को उसके मायके छोड़ आए। मायके पहुंचने के बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बात होने लगी। शुरुआत हालचाल पूछने से हुई, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी। किसी भी रिश्ते की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है। अगर शादीशुदा इंसान किसी दूसरे के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे या बार बार निजी बातें करने लगे तो परिवार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते इस बारे में खुलकर बात करना ही बेहतर होता है। जांच में पुलिस को भी मुबीन के लैपटॉप से मिले व्हाट्सएप चैट में भी इसी तरह की कई बातचीत मिली थी। कुछ दिन बाद जब सना को वापस ससुराल आना था तो उसने रियाजुद्दीन को मैसेज कर दिया। रियाजुद्दीन उसे लेने पहुंचे और वापस घर ले आए। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। रिश्तों में सीमाएं तोड़ना सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं रहता, यह पूरे परिवार का विश्वास तोड़ देता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां भी दोनों ने रुकने या अपने रिश्ते की हद समझने की कोशिश नहीं की। इसके बाद एक दिन घर में कोई नहीं था। मुबीन दुकान पर जा चुका था और परिवार के बाकी लोग भी बाहर गए हुए थे। इसी मौके पर रियाजुद्दीन घर पहुंचे। पुलिस जांच के मुताबिक उसी दिन पहली बार दोनों के बीच अवैध संबंध बने। इसके बाद जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। सामने वाला कुछ न भी कहे, फिर भी उसके बदलते अंदाज से काफी कुछ समझ में आ जाता है। किश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें लगने लगा कि रियाजुद्दीन और सना के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने दोनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। किश्वर ने अपनी यह बात अपने बेटे मुबीन को भी बता दी। इसके बाद मुबीन भी दोनों पर नजर रखने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुबीन और किश्वर ने दोनों को साथ देख लिया। बस उसी दिन उनका शक भी खत्म हो गया। इसके बाद घर में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। किश्वर ने साफ कह दिया कि अगर रियाजुद्दीन सना के साथ ही रहना चाहते हैं तो उन्हें यह घर छोड़ना होगा। किश्वर की यह बात सुनकर रियाजुद्दीन भी गुस्से में आ गया। उसने साफ कह दिया कि यह घर उसके नाम है, इसलिए अगर किसी को यहाँ नहीं रहना है तो वह घर छोड़ सकता है।
ये बात सुनकर किश्वर के मन में डर बैठ गया। किश्वर के मन में बच्चों का ख्याल आ गया। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ज्यादा विरोध किया तो सबसे ज्यादा परेशानी उनके बच्चों को होगी। इसलिए उन्होंने बात बढ़ाना छोड़ दिया और चुपचाप सब सहती रहीं। लेकिन मुबीन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने सना का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप से जोड़ लिया ताकि दोनों के बीच होने वाली बातचीत पर नजर रख सके। दुकान पर बैठा मुबीन अक्सर लैपटॉप पर सना और अपने पिता के व्हाट्सएप चैट पढ़ता रहता था। जो कुछ भी वह पढ़ रहा था उससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ उसे अपनी मां का दुख दिखाई दे रहा था तो दूसरी तरफ अपने पिता और पत्नी की बातें। धीरे धीरे उसके मन में दोनों के लिए नफरत भर गई। अब तक मुबीन का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। उसने कई बार अपने पिता और सना को समझाने की कोशिश की। परिवार के लोगों ने भी बीच में बैठकर बात कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर का माहौल पहले से ज्यादा खराब होता जा रहा था। 10 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में सना ने बेटे को जन्म दिया। घर में नए मेहमान के आने से सभी खुश थे। उसी समय बकरीद की तैयारियां भी चल रही थीं। लेकिन मुबीन के मन का शक अब भी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए बेटे के जन्म के बाद उसने उसका डीएनए टेस्ट भी कराया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चा उसी का है। इसके बाद मुबीन ने खुशी में मोहल्ले में मिठाई बांटी और पटाखे भी जलाए। लेकिन कई बार शक ऐसा होता है जो सबूत मिलने के बाद भी खत्म नहीं होता। लेकिन मुबीन के मन में चल रहा शक अब भी खत्म नहीं हुआ था। दिन बीतते गए और आखिरकार 24 मई 2026 का वह दिन आ गया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मुबीन रोज की तरह अपनी मेडिकल स्टोर पर था। उस दिन दुकान पर काफी भीड़ थी, इसलिए वह देर तक काम करता रहा। रात में उसका एक दोस्त भी उससे मिलने आ गया। दोनों कुछ देर दुकान पर बैठे रहे। इसके बाद जब मुबीन बाइक से घर पहुंचा तब रात के करीब 10 बज चुके थे। मुबीन जैसे ही कमरे में पहुंचा उसने देखा कि सना और रियाजुद्दीन साथ बैठे बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। रियाजुद्दीन ने मुबीन को देखा तो वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद मुबीन और सना के बीच बहस शुरू हो गई। मुबीन ने कहा कि वह इस बात को लेकर पहले भी कई बार समझा चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। बात बढ़ती चली गई और गुस्से में उसने सना को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही सना भी गुस्से में आ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी सना ने मुबीन को जोर से धक्का दे दिया। मुबीन खुद को संभाल नहीं पाया और दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। सना ने उसी समय अपने मायके फोन किया और घर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बता दिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वे आकर उसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि अब वह इस घर में नहीं रहना चाहती थी। उस रात मुबीन देर तक जागता रहा। कहते हैं गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है, लेकिन सच यही है कि हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं होती। ऐसे समय में किसी अपने से बात करना, परिवार के बड़े लोगों की सलाह लेना या कानून का सहारा लेना ही सही रास्ता होता है। एक गलत फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। लेकिन उस रात मुबीन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसके दिमाग में बार बार घर की वही बातें घूम रही थीं। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसी रात उसने अपने पिता और सन्ना को मारने का फैसला कर लिया था। इसके बाद वह देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि यह सब कैसे करेगा। अगली सुबह घर में काफी शोर सुनाई दिया, तभी मुबीन की नींद खुली। रात को सना ने अपने मायके फोन कर दिया था। उसी वजह से सुबह उसके माता पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार गांव भौरा से मुबीन के घर पहुंच गए। दोनों परिवार आमने सामने बैठ गए। सभी यही चाहते थे कि किसी तरह बात संभल जाए, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ने लगी। पहले कहासुनी हुई, फिर माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बहस करने लगे। बीच बीच में परिवार के दूसरे लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश भी करते रहे। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मुबीन अपने ससुर खलील अहमद के पास गया। उसने उनसे कहा कि अब वे अपने परिवार के साथ घर चले जाएं। उसका कहना था कि आगे की बात वह अपने घर वालों के साथ मिलकर खुद संभाल लेगा। मुबीन की बात सुनने के बाद खलील अहमद अपने बेटे और बड़े भाई के साथ वापस गांव भौरा लौट गए, लेकिन सना की मां वहीं रुक गईं। वह पहले से ही सना के पास थीं और उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं। उधर सना के घर वाले निकलते ही रियाजुद्दीन भी अपने पिता के साथ बाजार चले गए। उन्हें घर के लिए बकरे का गोश्त लेना था। घर में मुबीन अकेला बैठा रात की बातें सोच रहा था। तभी वह उठकर अपने पिता के कमरे में गया।
अलमारी खोली तो उसकी नज़र लाइसेंसी पिस्टल पर पड़ी। पिस्टल देखते ही उसके मन में एक ख्याल आया। पुलिस के मुताबिक यहीं से उसने अपने इरादे को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। बाजार से लौटते समय गांव के पास रियाजुद्दीन के पिता ने कहा कि उन्हें रास्ते में ही उतार दिया जाए। उन्हें अपने एक पुराने दोस्त से मिलना था। रियाजुद्दीन ने उन्हें वहीं उतारा और खुद घर आ गया। घर पहुंचकर उसने बाजार से लाया हुआ सामान रखा और अपने कमरे में चला गया। उधर मुबीन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ पहले ही अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल लग चुकी थी और उसने उसमें गोलियां भी भर ली थीं। कुछ ही देर बाद मुबीन कमरे में पहुंचा और रियाजुद्दीन पर गोली चला दी। पहली गोली लगते ही रियाजुद्दीन नीचे गिर पड़े। इसके बाद मुबीन ने एक और फिर गोली चलाई। मौके पर ही रियाजुद्दीन की मौत हो गई। इसके बाद मुबीन सना को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि सना बाथरूम से बाहर आ रही है। गोली चलने की आवाज सुनकर सना बाहर की ओर आई। तभी उसकी नजर मुबीन पर पड़ी। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मुबीन ने उस पर भी गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही सना वहीं नीचे गिर पड़ी। इसके बाद मुबीन ने पिस्टल अपनी कमर में रखी और घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में गोली चलने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। किसी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुबीन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मुबीन जेल में है और इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। अदालत का अंतिम फैसला आना अब भी बाकी है। इस एक घटना ने कई जिंदगियां बदल दी। 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। एक मासूम बच्चा अनाथ हो गया। एक माँ ने बेटा खो दिया। अपराध करने वाला खुद भी अपनी जिंदगी जेल में कैद कर बैठा। पति पत्नी में छोटी बातों पर बार बार झगड़ा होना गलत है। अगर मुबीन अपनी बीवी को समय देता और उसकी छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता तो शायद घर का माहौल इतना खराब ना होता और आगे चलकर इतनी बड़ी नौबत ही ना आती। लेकिन ससुर और बहू के बीच निजी और गलत रिश्ता बनाना सबसे बड़ी गलती थी। अगर रिश्ता नहीं निभ रहा था तो तलाक या अलग रहने का फैसला लेना चाहिए था। कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था। तो आज कहानी कुछ और होती। बुलंदशहर की इस घटना में एक परिवार के अंदर बढ़ता शक आखिरकार 2 लोगों की जान ले गया। लेकिन रिश्तों से जुड़ी एक और घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आई, जहां शादी के बाद एक युवक के सामने ऐसी बात आई जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। 25 जुलाई 2026 की शाम का वक्त था। शाजापुर कोतवाली थाने में थाना प्रभारी संतोष बाघेला रोज की तरह इलाके की सुरक्षा को लेकर जरूरी काम देख रहे थे। इसी दौरान योगेश अपने परिवार के साथ थाने पहुंचा। उसने थाना प्रभारी के सामने अपनी परेशानी बतानी शुरू की। योगेश की बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, संतोष बाघेला के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। योगेश करीब महीने भर से अपनी ससुराल वालों पर धोखा देने का आरोप लगा रहा था। योगेश की ससुराल वालों ने उसे धोखा तो दिया ही, लेकिन जब इस बात का पता योगेश और उसके परिवार को चला और उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया। योगेश की पत्नी सीमा के मायके वाले यानी उसके साले और ससुर समेत परिवार के कुछ लोग शाजापुर पहुंच गए। यहां उन्होंने योगेश और उसके परिवार के साथ मारपीट कर दी। इस घटना से परेशान योगेश आखिरकार थाने पहुंचा और अपनी शिकायत पुलिस को बताई। उसकी बात सुनने के बाद टीआई संतोष बाघेला के निर्देश पर पुलिस ने सीमा के साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। योगेश ने जो शिकायत की थी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई से पहले सीमा की मेडिकल जांच कराना जरूरी था। इसी के चलते पुलिस की एक टीम सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए राजगढ़ पहुंची। लेकिन वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि सभी आरोपी अपने ठिकाने से गायब हैं। दरअसल ये सभी लोग राजगढ़ जिले के रहने वाले थे। टीआई शाजापुर ने बताया कि सीमा की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत और उनके बयान के आधार पर अब तक जो कहानी सामने आई है वह कुछ इस तरह है। शाजापुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के कछीवाड़ा में रहने वाला योगेश बचपन से ही सब्जी बेचने का काम करता था। शुरुआत में वह सड़क किनारे फुटपाथ पर छोटी सी दुकान लगाकर सब्जियां बेचता था और इसी से अपने परिवार की मदद करता था। बड़ा होने के बाद उसने हाथ ठेला शुरू कर दिया और गली गली घूमकर सब्जियां बेचने लगा। काम छोटा जरूर था, लेकिन इससे इतनी कमाई हो जाती थी कि घर का खर्च आराम से चल जाता था। परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुट जाता और रात को सभी चैन से सो पाते थे। लेकिन धीरे धीरे योगेश और उसके माता पिता की रातों की नींद उड़ने लगी। वजह तीनों की अलग अलग थी।
योगेश अपनी शादी को लेकर परेशान था। वहीं उसके माता पिता को चिंता थी कि बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। शायद इसी वजह से जब योगेश के लिए रिश्ता आया तो परिवार ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उन्हें लगा कि उम्र भी हो रही है और रिश्ता भी अच्छा है, इसलिए अब देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। सिर्फ उम्र बढ़ने या जल्दी शादी करने के दबाव में आकर फैसला लेना सही नहीं होता। रिश्ता तय करने से पहले दोनों परिवारों के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेना और जरूरी बातों को पहले ही साफ कर लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ साल पहले तक योगेश के लिए साल में 2-4 रिश्ते आ ही जाते थे, लेकिन अब जब उसकी उम्र 32 साल हो गई थी तो रिश्ते आना भी लगभग बंद हो गए थे। तभी एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली भाभी ने योगेश के लिए एक रिश्ता बताया। लड़की का नाम सीमा था और वह राजगढ़ जिले के पचौर की रहने वाली थी। पड़ोसन ने सीमा के बारे में और उसके रूप रंग की इतनी तारीफ की कि रिश्ता सुनते ही योगेश और उसके परिवार को यह बात पसंद आ गई। जल्द ही योगेश का परिवार सीमा को देखने पहुंचा। सीमा उन्हें पसंद आ गई, लेकिन बात आगे बढ़ी तो सीमा के घर वालों ने साफ कह दिया कि शादी का खर्च उठाने की उनकी हालत नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी का पूरा खर्च योगेश के परिवार को ही करना होगा। इसके अलावा शादी के बदले उन्होंने 1 लाख रुपए भी मांगे। योगेश के परिवार ने उनकी यह शर्त भी मान ली। हालांकि शादी जैसे रिश्ते में पैसों की बात पहले ही साफ कर लेना जरूरी होता है, ताकि आगे चलकर इसी बात को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो। योगेश की उम्र 32 साल हो चुकी थी और परिवार भी उसकी शादी को लेकर परेशान था। इसलिए उन्होंने सीमा के घरवालों की सारी शर्तें मान लीं और शादी के लिए तैयार हो गए। योगेश के परिवार को पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन सीमा के घरवाले जल्दी शादी करने की बात कहने लगे। आखिरकार 29 जून 2026 को पचौर के एक मंदिर में योगेश और सीमा की शादी हो गई। मंदिर में शादी की रस्में हुई। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बारात में डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। योगेश भी अपनी शादी से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में भी खुशियां आ गई हैं। शादी के बाद सीमा विदा होकर शाजापुर आ गई। दिन भर घर में शादी की रस्में और रीति रिवाज चलते रहे। शाम होते ही योगेश के रिश्ते के एक बहनोई ने घर का एक कमरा सजाना शुरू कर दिया। यह देखकर योगेश काफी खुश था। उसके मन में अपनी नई जिंदगी को लेकर कई सपने आने लगे थे। उसे पता था कि रात में उसे अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाना है। तब तक वह दोस्तों के साथ बैठ गया। दोस्तों को भी पता था कि आज योगेश की पहली रात है, इसलिए वे उसे तरह तरह की बातें बताने लगे। योगेश को उनकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके मन में बस यही था कि अब सीमा उसकी पत्नी है और दोनों को आगे की जिंदगी साथ बितानी है। इसलिए वह सीमा के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहता था। रात करीब 12 बजे योगेश की भाभी उसे दुल्हन के कमरे तक छोड़ आई। सीमा पलंग पर चुपचाप बैठी थी। योगेश भी उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों के बीच पहले घर परिवार की बातें हुईं, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों की बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। योगेश खुद भी थोड़ा झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे आगे बढ़ाए। लेकिन जब उसे लगा कि रात काफी हो चुकी है और सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तब उसने सीमा के करीब जाने की कोशिश की। तभी सीमा ने उसे रोक दिया। सीमा ने योगेश को बताया कि उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस रात दोनों को थोड़ा रुकना पड़ेगा। उसने समझाया कि यह कुछ दिनों की ही बात है और उसके बाद दोनों आराम से साथ वक्त बिता सकते हैं। योगेश ने उसकी बात समझ ली। इसके बाद उसने कोई जल्दबाजी नहीं की और सीमा के साथ बैठकर बातें करता रहा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ रहे और देखते ही देखते सुबह हो गई। लेकिन 4 दिन पूरे होने से पहले ही सीमा के मायके वाले शाजापुर आ गए। उन्होंने सीमा की पहली विदाई करवाई और उसे अपने साथ ले गए। इधर योगेश के दोस्त उससे उसकी शादी की पहली रात के बारे में पूछने लगे। योगेश उन्हें असली बात नहीं बताता था। वह दोस्तों के सामने अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था, इसलिए वह मजाक में उन्हें मनगढ़ंत बातें सुना देता था। करीब 1 हफ्ते बाद योगेश की मां ने उससे सीमा को वापस घर लाने के लिए कहा। यह सुनकर योगेश काफी खुश हुआ। उसने अपनी ससुराल फोन किया और सीमा को लेने आने की बात कही, लेकिन उसके ससुर ने कहा कि अभी सीमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन बाद आकर उसे ले जाना। योगेश की सीमा से फोन पर बात भी होती रहती थी। सीमा ने भी यही बताया कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उसे कुछ दिन और मायके में ही रहने दिया जाए। धीरे धीरे करीब 3 हफ्ते निकल गए। सीमा के घरवाले लगातार उसकी तबीयत खराब होने की बात कहते रहे।
लेकिन इस दौरान योगेश के परिवार ने उसकी बीमारी की सही वजह जानने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में सिर्फ फोन पर कही गई बात पर भरोसा करने के बजाय दोनों परिवारों के बीच साफ बातचीत करना बेहतर होता है, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न रहे। आखिरकार योगेश की मां ने उससे कहा कि वह खुद जाकर सीमा को घर ले आए। इसके बाद योगेश उसकी ससुराल गया और सीमा को अपने साथ शाजापुर ले आया। उसका कहना था कि अगर सीमा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका इलाज शाजापुर में भी कराया जा सकता है। जब सीमा शाजापुर पहुंची तो योगेश की मां और भाभी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुई। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि सीमा पिछले 15 से 20 दिनों से बीमार थी। लेकिन योगेश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसे तो अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का इंतजार था। रात में जब दोनों अकेले हुए तो सीमा ने पेट दर्द का हवाला देकर उसे रोक दिया। योगेश ने उसकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसका विरोध किया। उस रात भी दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाया। हालांकि सीमा के साथ उस दौरान योगेश को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे लेकर उसके मन में एक सवाल जरूर खड़ा हो गया। सुबह योगेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी भाभी ने मजाक में उससे पूछ लिया कि आखिर बात क्या है, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। योगेश ने सीधे कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना इशारा किया कि उसकी नई दुल्हन से ही पूछ लिया जाए। इसके बाद वह वहां से चला गया। योगेश की बात से भाभी समझ गईं कि सीमा उसे अपने करीब नहीं आने दे रही है। वह सीमा से बात करने उसके कमरे में पहुंची। भाभी को अचानक सामने देखकर सीमा घबरा गई। तभी उनकी नजर आईने के पास रखे रेजर पर पड़ी। भाभी ने पूछ लिया कि वह रेजर किस लिए इस्तेमाल कर रही थी। सीमा ने बताया कि उसके चेहरे पर बाल आते हैं और वह उन्हें साफ कर रही थी। यह बात सुनकर भाभी को कुछ अजीब लगा। उन्हें पहले से ही शक था कि सीमा योगेश से दूरी बना रही है। अब रेजर वाली बात ने उनके शक को और बढ़ा दिया। उन्होंने यह बात योगेश की मां को बताई। दोनों ने सीमा से इस बारे में बात की और उसकी पहचान को लेकर अपना शक सामने रखा। इसके बाद जब उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो जो बात सामने आई उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। जांच के दौरान योगेश के परिवार को पता चला कि सीमा ट्रांसजेंडर थी। यह बात सामने आते ही घर में हंगामा मच गया। परिवार को डर था कि अगर यह बात बाहर फैली तो उनकी बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने सीमा के पिता को शाजापुर बुलाया और अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए कहा। साथ ही शादी के समय दिए गए 1 लाख रुपए भी वापस मांग लिए। लेकिन सीमा के पिता ने अपनी बेटी की बात मानने के बजाय योगेश, उसके भाई और पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और सीमा को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। इसके बाद योगेश ने थाने पहुंचकर पूरी घटना पुलिस को बताई और अपने साथ धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले से एक जरूरी बात समझ आती है। शादी के बाद अगर कोई बड़ी बात सामने आए तो गुस्से में मारपीट करने के बजाय पुलिस की मदद लेनी चाहिए। किसी की पहचान या शरीर को लेकर उसके साथ बुरा व्यवहार करना या मारपीट करना सही नहीं है। इस कहानी से इतना जरूर समझ आता है कि शादी जैसे बड़े फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी भी बात को लेकर विवाद हो तो मारपीट के बजाय कानून की मदद लेनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। धन्यवाद।